बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास छठी का फर्स्ट चैप्टर भूगोल का सौर मंडल में पृथ्वी। चलो स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर पाते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ भी टिमटिमाट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो देखो बच्चों, जब हम अगर बात करते हैं, जब सूर्य डूब जाता है, जब रात होती है, तो रात में देखा होगा आपने आसमान में एक या दो एक करके बहुत सारे तारे आ जाते हैं, वो चमकते हैं और हमें लगता है कि हीरे जड़े हुए हैं, मगर वो हीरे नहीं होते। क्या होते हैं? तारे। अब आगे देखते हैं। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अब मान लो, अब इन तारों के साथ आपने बहुत चंद्रमा भी देखा होगा। चांद जिसे चंदा मामा कहते हो आप, वही चंद्रमा, ठीक है। तो यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। अब जो चंद्रमा है वो अलग अलग प्रकार आकार में होता है, अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। अब देखो, आप पूर्ण चांद को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूरा चांद है हम उसे महीने में एक ही बार देख सकते हैं। जो पूरा चांद वाला पूरे चांद वाली जो रात होती है उसे क्या कहते हैं हम? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा किसे कहते हैं? जो जिस रात में हमें पूरा चांद दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं हम? पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब 15 दिन बाद हम पूरा चांद नहीं देख सकते। उस दिन एक नया चांद निकलता है, तो नए चांद की जो रात्रि होती है उसे क्या कहते हैं हम? अमावस्या। तो अमावस्या किसे कहते हैं? तो नए चांद की जो रात्रि होती है उसे क्या कहते हैं हम? अमावस्या। तो अमावस्या समझ में आ गया बच्चों, पूर्णिमा समझ में आ गया। पूर्णिमा किसे कहते हैं? जो जिस रात में हमें पूरा चांद दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन एक नया चंद्रमा निकलता है उसे क्या कहते हैं हम? अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप इसको जब ही देख सकते हैं जब आसमान पूरी तरह से साफ होगा। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते? आपने कभी देखा होगा कि दिन के समय हम चंद्रमा और तारे क्यों नहीं देख पाते? हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है। वो अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, जिसके कारण हम चंद्रमा और सूर्य को नहीं देख पाते। वो कभी भी आसमान से गायब नहीं होते, आसमान के अंदर ही होते हैं। मगर जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो इतनी तेज होती है, इसलिए हम तारे और चंद्रमा को नहीं देख पाते। इसलिए हम तारे और चंद्रमा को हमेशा रात में देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य के तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो जो वस्तुएं रात में सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तुएं रात में चमकती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? खगोलीय पिंड। तो समझ में आ गया खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब वो तारा किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े हो, गर्म हो और गैसों से बने हो। किससे बने? उनका आकार क्या हो? बड़ा हो। और क्या वो गर्म हो। और किससे बने हो? गैसों से बने हो। और उनमें क्या हो? अपनी ऊष्मा हो और प्रकाश हो, और वो उसे उत्सर्जित करे, अपने अंदर से निकाले। तो उसे हम उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं हम? तारा। तो तारा किसे कहते हैं? जिनका आकार क्या हो? बहुत बड़ा, और वो क्या हो? गर्म, और किससे बना हो? गैसों से बना हो, और अपनी क्या हो? ऊष्मा और प्रकाश। ऐसे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं हम? तारा। तो सूर्य भी एक तरह का क्या है? तारा ही है। आज तक किसी को पता नहीं होगा कि सूर्य को भी हम क्या कह सकते हैं?
तारा। तो आप तो बच्चों को समझ आ गया होगा सूर्य भी एक क्या है, तारा। तो आगे देखते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। अगर हम रात के समय देखेंगे तो जितने भी तारे दिखाई देते हैं वो सारे सूर्य के समान ही समझो उसको, क्योंकि उनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखो हमसे बहुत दूर होने के कारण ही हम उसको उनकी ऊष्मा और उनका प्रकाश महसूस नहीं कर पाते और इसलिए वो अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी हमसे थोड़ा दूर होता है तो वो छोटा दिखाई देता है। तो हवाई जहाज को है तो बहुत बड़ा, मगर वो आसमान में हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, वो छोटा। आगे देखो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षमंडल कहलाते हैं। तो नक्षमंडल किन्हें कहते हैं? तो रात में सितारों द्वारा जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है उसे कहते हैं नक्षमंडल। तो नक्षमंडल किसे कहते हैं? रात में आसमान में तारों द्वारा कई प्रकार की जो आकृतियां बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम नक्षमंडल। तो क्लियर है बच्चों? आगे देखो, आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षमंडल है। तो नक्षमंडल देखो दो प्रकार के हैं यहाँ पर, आर्सा मेजर और बिग बियर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षमंडल है। अब देखो, सप्तऋषि सप्तसात ऋषि संत है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षमंडल आर्सा मेजर का भाग है। अब सप्तऋषि किसे कहते हैं? ये 7 तारों का समूह है और ये किसका भाग है? आर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? आर्सा मेजर का। तो सप्तऋषि में कितने 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 तारों का समूह है? 7। और ये किसका भाग है? आर्स मेजर का। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों या ग्रह तथा नक्षमंडलों को दिखाए। अपने आस पड़ोस के लोगों को कह सकते हो कि मुझे यार नक्षमंडल दिखाओ। वैसे आस पड़ोस के लोगों को क्या नक्षमंडल बताओ, तो अपना मंडल नहीं बताओ, नक्षमंडल क्या बताएंगे। जब भी ट्राई करें, क्या पता आपको पता हो, किसी के आपके मम्मी पापा को नक्षमंडल के बारे में बताओ तो जरूर पूछे। आगे देखते हैं। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा तथा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो बच्चों देखो क्या होता था, पहले लोगों को दिशा खोजने के लिए तारों का प्रयोग करते थे। जो उत्तरी तारा होता था वो उत्तरी दिशा को, उत्तर की दिशा को बताता था, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं? जो तारा उत्तर दिशा को बताता हो और उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब आगे देखो, तो देखो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यह 7 है, ये सप्तऋषि है। अब यहाँ से हम अगर सीधा देखें तो ये रहा वो ध्रुव तारा, जिसे हम क्या कहते हैं? जो हमें कौन सी दिशा बताता है? उत्तरी दिशा बताता है। चलो आगे देखते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल से संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एक उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, वो तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्रह। जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती, अपना प्रकाश नहीं होता, वो तारों की मदद से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रह। तो एक बार मेरे साथ दोबारा बोलो, ग्रह किसे कहते हैं? जिनके पास अपनी प्रकाश नहीं होती, अपना ऊष्मा नहीं होता, वो तारों की मदद से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रह। तो आगे देखो, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से आया है। देखो अब जो ये प्लेनेट शब्द है, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से आया है। किससे आया है? प्लेनेटाई। अब प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? प्लेनेटाइट का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो जो
ग्रह शब्द है, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, प्लेनेट। और ये प्लेनेट शब्द किससे आया है, ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा में से क्या कहते हैं, प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का मतलब क्या था, चारों ओर घूमने वाला। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, और कह सकते हैं जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ग्रह। बच्चों चलो एक क्वेश्चन है आपसे, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि जो सूर्य है वो क्या है, एक ग्रह है कि एक तारा है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश से ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो आप इसमें कह सकते हो कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे तारे हैं जो पृथ्वी को क्या कहते हैं, वो प्रकाशित करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों तो बच्चों देखो इसमें बहुत सारी ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है हमारा, ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है, और ये शनि है, और ये यूरेनस है, और ये नेपच्यून है। तो आप इसको कॉपी में डायग्राम बनाएं और इसको समझें आराम से। देखो सूर्य के सबसे जो करीब है बुध है, सोचो ये कितना गर्म होगा। उसके बाद कौन है ज्यादा करीब, शुक्र है। उसके बाद कौन है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो देखो पृथ्वी में कितनी गर्मी होती है, तो सोचो बुध में कितनी गर्मी होगी। बुध पे तो रहना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब देखो आसमान में जो चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचार रहता है, इसे चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पता है जो पृथ्वी के चारों ओर कौन सा चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अब बच्चों देखो जो सूर्य का प्रकाश, 7 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, मगर उनके पास खुद का अपना चंद्रमा भी हो सकता है। जैसे पृथ्वी है, अब इसके पास अपना चंद्रमा भी है और सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा भी प्राप्त करता है। ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो सूर्य का प्रकाश भी प्राप्त करते हैं और ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं, उनका अपने पास खुद का चंद्रमा भी है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम सौर मंडल। देखो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब तो सौर मंडल का निर्माण कौन करते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो मेरे साथ बोलो, सौर मंडल का निर्माण कौन करते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर मंडल परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो जैसे आपके घर में मुखिया पापा है, ऐसे ही इनका मुखिया कौन है, इनका पापा कौन है, सूर्य है जो इनका मुखिया है। आगे देखते हैं। सूर्य, तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पर है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तो सूर्य कहाँ पर है, ये केंद्र में है और इसमें अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल के बांधे रखता है और इनके बीच में एक बल होता है, खिंचाव बल, जिससे कि सौर मंडल को बांध कर रखता है कि कोई दूर ना चले जाए। जैसे आपके पापा है ना, वो हमेशा आप सबको बांध कर रखते हैं, डांटते रहते हैं, ऐसे ही ये मुखिया है और ये सबको बांध कर रखता है। इसमें कौन सा बल होता है, खिंचाव बल। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर हम बात करें, सूर्य एकमात्र स्रोत है जो प्रकाश और ऊष्मा दोनों देता है सारे ग्रहों को। एकमात्र स्रोत कौन सा है, सूर्य। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा उल्का पिंड है या कौन सा ऐसा सौर मंडल में ऐसा कौन सा तारा है जो सूर्य जो प्रकाश और ऊष्मा देता है। तो बताते हैं ना, सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये इस हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो हम इसकी ज्यादा गर्मी प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि देखो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए इसकी रोशनी और इसका ऊष्मा तो प्राप्त करते हैं मगर ज्यादा प्राप्त नहीं करता है। अगर मान लो करीब होता तो हम सारे तो जल जाते हैं। इसलिए
हम नहीं जल पाते क्योंकि ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो दो बच्चों समझ में आ गया सूर्य का, सूर्य यहाँ पर। अब बात करते हैं ग्रह। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पास बुध है, मैंने पहले बता दिया था। उसका शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। तो बच्चों याद रखना, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि सबसे पास कौन है? बुध, उसके बाद कौन है? शुक्र, उसके बाद कौन है? पृथ्वी, उसके बाद कौन है? मंगल, उसके बाद कौन है? बृहस्पति, उसके बाद कौन है? शनि, उसके बाद कौन है? यूरेनस, फिर कौन है? नेपच्यून। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इससे याद कर सकते हो, माई माने और वेरी माने, ये सबको याद कर लेना। ठीक है, आगे देखता हूँ। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिसे इन्हें ये कक्षा कहलाते हैं। तो अपनी वाली कक्षा मत समझ लेना। कक्षा का मतलब देखो क्या होता है, जितने भी सौरमंडल में जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं एक दीर्घ वृत्ताकार में। किसमें? दीर्घ वृत्ताकार में। इसे कहते हैं कक्ष। क्या कहते हैं? कक्ष। कक्ष किसे कहते हैं? जब सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं किसमें? दीर्घ वृत्ताकार रास्ते में, उसे क्या कहते हैं? कक्ष। तो कक्ष किसे कहते हैं? जब सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं एक दीर्घ वृत्ताकार रास्ते में, उसे कहते हैं कक्ष। आगे देखो, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अब अगर आप देखोगे तो वो सबसे पास कौन है? सबसे पास है बुध। तो बुध सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 88 दिन में लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो शुक्र है इसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। इसकी आकृति और इसका आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको हम जुड़वा ग्रह भी कह सकते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक अगस्त 2006 में हुई थी, जिसमें उन्होंने इसे एक बोना ग्रह कहा। किसको? प्लूटो को। आगे देखते हैं पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर आता है पृथ्वी। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह कारण है कि इसमें आकार भू आप कहा जाता है। इसे भू आप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्रुव थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भू आप। तो भू आप इसलिए भू आप पृथ्वी को क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या होती है? चपटी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? भू आप। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो बच्चों पता है जीवन जो है वो खाली पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, ऑक्सीजन है और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल के सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 हिस्से से पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो बच्चों पता है इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे 2/3 हिस्सा किससे गिरा हुआ है? पानी से गिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अब आगे देखते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा, और इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है, इसका ये 1/4 है। कितना है? 1/4। ये इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। देखो ये हमें इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए यह हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो देखो हमने
सूर्य देखा था कितना दूर है, करोड़ों 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 दूर है, और ये करोड़ों किलोमीटर दूर है, और ये हमारा 3 लाख की दूर है। तो ये इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। अब आगे देखो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर सकता है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब क्या होता है, चंद्रमा में बहुत सारे पर्वत हैं, गड्ढे हैं, इसलिए यहाँ जीवन तो नहीं है यहाँ, क्योंकि अनुकूल गैसेस नहीं है। जैसे देखो पृथ्वी पे तो ऑक्सीजन है, पानी है, इसलिए यहाँ पे लोग रह सकते हैं, मगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है। इसलिए क्या होता है, जब 27 दिन बाद ना इनकी जो पर्वत, मैदान और गड्ढे, इनकी परछाई दिखाई देती है चंद्रमा के ऊपर, इसलिए हम उसे, इसलिए कभी कभी आधा चांद देखते हैं, पूरा चांद देखते हैं, इसलिए देख पाते हैं। अब बात करें शुद्ध ग्रह, तारों, ग्रह तथा उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब जो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? ये तो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसे, ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल, ये बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये किनके कक्षाओं के बीच पाते हैं? मंगल और बृहस्पति। आगे देखें, वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध ग्रह के ही भाग होते हैं। तो शुद्ध ग्रह किसके भाग होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब बात करते हैं उल्का पिंड, और उल्का पिंड पढ़ते हैं हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर, उसे क्या कहते हैं हम? उल्का पिंड। तो उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर, उसे क्या कहते हैं हम? उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसकी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने वाले हैं, मगर वायु में घर्षण के कारण इनके अंदर क्या होती है? आग लग जाती है, जिसके कारण ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश निकालते हैं अपने अंदर से। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बिना जले गिर जाते हैं, जिससे कि धरती पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा बना देते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया उल्का पिंड। अब आगे देखो, क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। देखो आकाश गंगा कैसे कहते हैं? जो आपने देखा होगा, एक सफेद सी चौड़ी पट्टी जो आसमान में फैली होती है और जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, इसे कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा कैसे कहते हैं? आसमान में एक चौड़ी पट्टी सफेद रंग की फैली होती है जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। तो हमारा जो सौरमंडल है इसी आकाश गंगा का क्या एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो प्राचीन भारत में से कहते थे ये आकाश में एक बहती नदी है, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, अब आकाश गंगा में बहुत सारे तारे हैं, बादल हैं और बहुत सारी गैसें हैं। इसी प्रणाली को क्या कहते हैं हम? आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा मिलकर बहुत सारे इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जब बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का निर्माण कौन करती है? बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड। देखो, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं इसके एंड के वीडियो में
कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उसे आप कॉपी में लिख कर करना है कि जिससे कि आपको पूरा आ जाए। तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ पृथ्वी, फिर सौरमंडल आता है, फिर आकाश गंगा, फिर ब्रह्मांड। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, और ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। तो बच्चों अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मुझे लिख देना, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय।